अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने पहली एपिसोड में आपके साथ डिस्कस किया था कि दुनिया में कितने ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम करते हैं। फिर हमने बात की कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है और उसके बुनियादी नुकात क्या हैं। फिर हमने बात की कि किन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया और फिर उसके साथ ताल्लुकात को तोड़ लिया या कमज़ोर कर लिया। फिर हमने चौथी बात आपके साथ ये की कि इसराइल के बज़ाहिर हमें क्या मकासद नज़र आते हैं। और फिर पांचवी बात हमने ये की कि फ़लस्तीन के ना बनने की वजूहात क्या क्या है। ये 5 वजूहात जो है वो हमने डिस्कस की अपनी पहली एपिसोड में। अब जबकि हमारी दूसरी एपिसोड है तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉलोनियल सेटलरिज्म और इसराइल में ताल्लुक क्या है। इसी तरह हम बात करेंगे कि क्या इसराइल भी एक कॉलोनियल सेटलरिज्म है। फिर हम बात करेंगे कि इसराइल अगर कॉलोनियल सेटलरिज्म है तो दुनिया के वो कौन से और ममालिक हैं जहां पर कॉलोनियल सेटलरिज्म को पहले से आजमाया जा चुका है। फिर हम बात करेंगे कि अमेरिका में जो कॉलोनियल सेटलरिज्म था और जो इसराइल में कॉलोनियल सेटलरिज्म है, इन दोनों में क्या बातें मुश्तरक हैं। और फिर हम बात आपसे ये भी करेंगे कि कॉलोनियल सेटलरिज्म में का खात्मा किस तरह मुमकिन है, या अगर पहले खात्मा हुआ है तो उसके पीछे क्या क्या वजूहात थी। आइए हम इन तमाम पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारा पहला पॉइंट होगा जो कि टोटल छठा पॉइंट बनेगा हमारी इस पूरी डिस्कशन का, तो उस हवाले से ये होगा कि कॉलोनियल सेटलरिज्म और इसराइल इसका आपस में क्या ताल्लुक है। कॉलोनियल सेटलरिज्म का मतलब पहले हम समझ लें कि बार बार जो मैंने आपके साथ कॉलोनियल सेटलरिज्म की बात की है, आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि एक ताकतवर गिरोह किसी दूसरे गिरोह की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले, उसकी मर्जी और मंशा के बगैर ताकत, धौंस, धांधली, बदमाशी के साथ वो वहां जबरदस्ती अपनी आबादी बसा ले और मुस्तकिल तौर पर वहीं रिहाइश पजीर हो जाए। इस सूरत में आर्जी कब्जों को मुस्तकिल कब्जा बना लिया जाता है। मकामी लोगों को या तो वहां से बेदखल कर दिया जाता है या महकूम बना लिया जाता है। जो राह में आए उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। इस कोशिश में मकामी आबादी तशद्दुद का निशाना भी बनती है और अपनी जान से भी गुजर जाती है। इसराइल के फ़लस्तीन पर कब्जे को भी बहुत सी दूसरी मिसालों के साथ कॉलोनियल सेटलरिज्म की जदीद दौर की एक नुमायां मिसाल समझा जा सकता है। इससे पहले भी जो है वो कॉलोनियल सेटलरिज्म की बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। अगर हम कहें कि क्या इसराइल वाकई एक सेटलर कॉलोनियल रियासत है, तो इसका जवाब अगर हम पूरी दुनिया से लें तो आपको 95% लोगों का जो जवाब मिलेगा, 98% जो लोगों का जवाब मिलेगा, हम 95 ही कर लेते हैं 98 से, तो जो 95% लोगों का जो जवाब मिलेगा वो होगा जी हाँ, इसराइल वाकई एक सेटलर कॉलोनिज्म रियासत है। 1948 से लेकर अपने क़याम से लेकर अब तक फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा और यहूदी बस्तियों की तामीर में जो इजाफा देखा गया है, मकामी फ़लस्तीनियों को जैसे बेदखल किया गया, बार बार बेदखल किया गया, नकबा 1, नकबा 2 की जो बात की गई, और जो बच गए इनके, जो सेटल हो गए इनके इलाकों में और उनको दूसरे दर्जे का शहरी बना के रख लिया गया। बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ मगरबी किनारे और यरूशलेम में गैर कानूनी आबादकारी भी इन्होंने की। तो ये सारी जो इनकी हरकतें हैं, ये किस चीज़ की गमाज़ी करती हैं? ये इसी बात को आश्कार करती हैं कि इसराइल वाकई एक सेकुलर कॉलोनियल रियासत है। जो 5% इसकी ना करते हैं ये इसराइल है और अमेरिका है,
उनका मौकफ क्या है? वो कहते हैं जनाब ये यहूदियों का कदीम वतन है, 4000 साल पहले जनाब वो इनका वतन था। अजीब एक मंतक है इनकी कि 4000 पहले इनका था, इनको यहां से जलील करके, इनको यहां से मारकर, भगाकर यहां से दूर दफा कर दिया गया था, तो अब इनको दोबारा यहां पे आकर रहने का, अपने घरों को बसाने का पूरा हक हासिल है। इसराइल अपने आप को सो कॉल्ड नामेनहाद जमहूरी रियासत करार देता है, जहां अरब शहरियों को भी हकूक हासिल है। लेकिन मैं और आप, हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ दिखावा इस तरह है कि ये हाथी के वो दांत हैं जो दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ जो मुसलमान जो या अरब जो यहाँ पे बसते हैं, अच्छा यहाँ पे जो अरब बसते हैं, जो इसराइल के शहरी हैं, वो मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं, और उन दोनों को यहाँ पर न सिर्फ ये कि बारहा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वो तासुब का भी सामना करते हैं, और वो सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे यहाँ पे रहते हैं। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया और इसकी हमेशा हिमायत की है। यूरोपीय यूनियन का रवैया किसी हद तक हमें मुतनाज़ नज़र आता है। कुछ ममालिक जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, बरतानिया है, इसराइल की भरपूर हिमायत करते हैं, जबकि कुछ ममालिक जैसे आयरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये फ़लस्तीन के हक़ में ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी बात को पेश करते हैं। मगरबी मीडिया और दानिशवरों का एक बहुत बड़ा तबका इसराइल को सेटलर कॉलोनियलिज्म या सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के तौर पे देखता है, जबकि दूसरा इसे यहूदियों का तारीखी वतन मानता है। दोनों में 95% और 5% का फर्क है। अगर हम तारीखी तौर पर जरा पीछे चले जाते हैं और हम ये देखना चाहें कि सेटलर कॉलोनियल ममालिक और कौन कौन से थे, तो उनकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूं। मगरबी दुनिया में कई ममालिक खुद भी सेटलर कॉलोनियलिज्म की पैदावार हैं, जिन्होंने अपने यहाँ मौजूद मकामी आबादियों को या तो ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया, या उनको बेदखल कर दिया, या उन्हें सेकंड दर्जे का शहरी बना के रखा हुआ है। यही वजह है कि आज ये ममालिक बबांगे दहल दूसरी कई वजूहात के साथ इस मुश्तरका वजह से भी इसराइल का साथ दे रहे हैं, और इनमें सबसे बड़ी मिसाल हमें अमेरिका की नजर आती है, जो दामे दरमे सुखने कदमे हर हवाले से इसराइल की नाजायज, गैर कानूनी, और मैं कहूँगा बिल्कुल इसके लिए बंदा क्या इस्तेमाल करे कि मुनाफिकाना हद तक जो है वो इसकी इमदाद करता है। और वीटो का हक जितना इसराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, किसी और मकसद के लिए कभी नहीं किया होगा। कॉलोनियल सेटलिज्म वाले जो ममालिक हैं, उसमें हम आपको एक एक करके सारे बताएंगे। ये तकरीबन 6 से 7 ममालिक हैं। पहले की हम बात करते हैं, ये है फ्रेंच अल्जीरिया। जनाब इसका नाम अब अल्जीरिया है, पहले इसका नाम फ्रेंच अल्जीरिया था। 1830 से लेके 1962 तक इस पर फ्रांस का कब्जा रहा है। 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा किया और इसको फ्रेंच अल्जीरिया का नाम दिया, और लोगों को और पूरी दुनिया को उसने ये शो किया कि जैसे पेरिस मेरा शहर है, वैसे ही फ्रेंच अल्जीरिया जो है ये भी मेरा एक अटूट अंग है, एक कानूनी हिस्सा है मेरे मुल्क का, और इसके बगैर फ्रांस मुकम्मल नहीं होता। लाखों यूरोपी जो है, जिनमें फ्रांसीसी, इतालवी और स्पेनिश लोग शामिल थे, ये यूरोप से जाकर अल्जीरिया में आबाद हो गए और मकामी मुसलमानों को उन्होंने महकूम बना दिया। यूरोपीय अक़लियत को मुकम्मल हकूक, जबकि मकामी अल्जीरियों को दूसरे दर्जे का शहरी बना लिया गया था। ख़त्म कैसे हुआ? ख़त्म भी हर अरूज को सवाल है, और हर बातिल ने ख़त्म होना है और हक ने आगे आना है। 1954 से लेकर 1962 तक
अल्जीरियन कौम ने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी। बहुत खूनरेज जंग थी, बहुत ज़्यादा मकामी आबादी जो है इसमें शहीद हुई। फिर बैनुल अक़वामी दबाव ने काम किया, अक़वाम मुत्तहिदा और अरब ममालिक ने भी हिमायत की और आखिरकार 1962 में अल्जीरिया आज़ाद हो गया। 10 लाख से ज़्यादा यूरोपीय आबादकारों को वापस फ्रांस जाना पड़ा और आखिरकार मुंह की खानी पड़ी। फ्रेंच अल्जीरिया के बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए अजीब सी बात लगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा मुल्क है? जनाब, 1788 से लेके आज तक ऑस्ट्रेलिया एक काबिज हुकूमत है। 1788 में बरतानवी आबादकारों ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करना शुरू किया। वहां के जो मकामी कबाइल थे उनकी जमीनें छीन ली गईं और उन्हें कत्लेआम का सामना करना पड़ा। एबॉर्जिनल्स जो कि मकामी आबादी के लोग थे उनको खत्म कर दिया गया या उनको दूसरे इलाकों में भगा दिया गया। 1869 से लेके 1970 तक मकामी बच्चों को जबरन गोरे खानदानों के पास भेजा जाता, जो उनको मुलाजिम के तौर पर रखते, जो उनको गुलामों के तौर पर अपने पास रखते और अपने हिसाब से उनकी ट्रेनिंग करते, तरबियत करते। यहां मुकम्मल तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन काफी हद तक उसकी शिद्दत में कमी आई। 1967 में एक रेफरेंडम यहां पे करवाया गया जिससे मकामी ऑस्ट्रेलियों को शहरी हकूक मिलना शुरू हुए। फिर सरकारी मुआफ़ी मांगी गई और कौमी मुआफ़ी का दिन का आगाज कर दिया गया। 1990 से लेकर ये 2000 तक का ये दरमियानी सफर है, यानी कि 10 साल का ये सफर है। ऑस्ट्रेलिया के जो कॉलोनियल सेटलिज्म के जो असरात हैं वो अब भी मौजूद हैं, जो कि मकामी आबादी को मुआशी और समाजी तौर पर पीछे किए हुए हैं। हम तीसरे मुल्क पे आते हैं, ये है कनाडा। शायद ये कुछ लोगों के लिए नया नाम हो, है कनाडा। जनाब, कनाडा भी 1600 ईस्वी की बात है। फ्रांसीसी और बरतानवी आबादकारों ने मकामी इन्यूट और मिट्स को बेदखल कर दिया। यहां से 1800 ईस्वी से लेके 1996 तक बोर्डिंग स्कूल में इन के बच्चों को भेजा जाता रहा, हत्ता के मकामी जो बच्चे थे उनको जबरन ईसाई भी बनाया जाता रहा। कनाडा जो कि आज सिविल राइट्स का जो बहुत बड़ा चैंपियन बनता है, इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, उससे पहले फ्रांस का नाम लिया, इनके मुनाफिकाना किरदार आपके सामने अया हो रहे हैं। फिर आखिर जैसे मैंने कहा इसको भी जवाल आया। 1982 के आयन के मुताबिक आखिरकार मकामी कबाइल के लोगों को हकूक देना शुरू कर दिए गए और उनके हकूक को तस्लीम किया गया। 2008 में माफ़ी भी मांग ली गई। हुकूमत ने रिहायशी स्कूलों के लिए माफ़ी मांगी, जो इन्होंने लोगों के जो मकामी लोग थे उनके बच्चों को जो ज़बरदस्ती बोर्डिंग स्कूलों में भेजते थे उसकी माफ़ी मांगी। सूरत हाल ये है कि ज़मीन के हकूक़ और मुआशरती इंसाफ के लिए आज में मकामी लोग जो है वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। चौथा मुल्क है जनाब जनूबी अफ्रीका। ये 1652 से लेके 1994 तक की कहानी है। 1652 में डच आबादकारों ने केप कॉलोनी कायम की। 1910 से लेके 1994 तक सफेद फार्म अकलियत की यहाँ पे बहुत ही सख्त किस्म की हुक्मरानी रही, जिनको अपार्थाइड भी कहा जाता है। मकामी सियाह फार्मों को बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया था, हत्ता के मौत के घाट उतार दिया जाता था। आखिरकार यहाँ के मकामी लोगों की आहो बका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुनी, उनकी जिद्दोजहद रंग लाई। उन्होंने पुरतशद्दुद मुज़ाहमत भी की और सियासी मुज़ाहमत भी की। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर नेल्सन मंडेला की जिद्दोजहद और उनकी तहरीक की जो जिद्दोजहद थी वो आखिरकार कामयाब हुई
बैनुल-अक़वामी दबाव ने काम किया और 1994 में पहले जमहूरी इंतखाबात हुए और आखिरकार अपार्थाइड खत्म हुआ और अब एक हाइब्रिड निज़ाम कायम है जिसमें मकामी लोगों को और जो गोरे हैं ये मिलकर हुकूमत करते हैं और मुख्तलिफ जो इनकी टीम्स बनती हैं उसमें भी एक ख़ास रेशो के साथ दोनों के लोग शामिल होते हैं। पांचवी बात हम करेंगे अमेरिका की। ये 1607 से लेके आज तक कॉलोनियल सेटलिज्म का सरगना बना हुआ है। यूरोपीय अहलकारों खुसूसन अंग्रेज यानी कि बरतानवी लोगों ने, स्पेनिश ने, फ्रेंच ने मकामी असल जो कबाइल थे अमेरिका में जो थे रेड इंडियंस और दूसरे कबाइल, उनका सबसे पहले तो कत्ल किया और फिर कभी इधर भेज कभी उधर भेज, जहां उनको भेजा जाता कुछ अर्सा वो गुजारते, उस इलाके को जरखेज बनाते, तो वहां से उनको बेदखल करके अपनी आबादियों को, जो ये अंग्रेज थे, स्पेनिश थे या फ्रांसीसी थे, ये वहां पर कब्जा कर लेते। मगरिब की तरफ से एक तोसी का नजरिया पेश किया जिसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा जाता है। ये 1845 में पेश किया गया। आप अंदाजा करें, और इस पे आज भी ये अमल करते हैं। अमेरिका को आप कितना मुहज़्ज़म मुल्क समझते हैं, लेकिन देखें आज भी वहां पे मैनिफेस्ट डेस्टिनी जो है वो उसका राज कायम है। इस नजर के मुताबिक खुदा ने सफेद फार्म अमरीकियों को पूरे बर्रे आजम पर हुकूमत करने का हक दिया है और इनका नारा क्या है? समंदर से समंदर तक अमेरिका। मकसद क्या कि मगरबी तोसी जो पैसिफिक ओशन है, मतलब जो पैसिफिक ओशन का जो सारा एरिया है और अटलांटिक एशियन अपना जो इसका एरिया है ओशन का, इस तमाम पर अमेरिका को फैला दिया जाए। आखिरकार इसको भी ज़वाल आया। 1890 के बाद मकामी कबाइल को महफूज इलाकों में महदूद कर दिया गया था और अमेरिकन इंडियन मूवमेंट जो थी, जो मकामी हकूक़ की तहरीकें थी जो 1960 से 1970 की दिहाई में चली हैं, उनकी वजह से कुछ हकूक़ जो हैं वो इनको मिल गए हैं। लेकिन आज भी तअस्सुब बहुत ज़्यादा इन लोगों में है और जो आज की हुकूमत है आपको पता है वो तो आई ही अपने गोरेज़म के बुनियाद के ऊपर है और अपने नस्ली तफाखुर की बेस के ऊपर आज ट्रंप आके बैठा हुआ है और वो वही बात करते हैं कि खुदा ने सफ़ेद फार्म अमरीकियों को पूरे बर्रे आज़म पर हुकूमत करने का हक दिया है। ये यहीं तक नहीं ठहरते। अगर आप मैनिफेस्ट डेस्टिनी को मुकम्मल पढ़ें और उसकी डिटेल में जाएं तो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मिसाली हम मुआशरा कायम करेंगे जो पूरी दुनिया पर एक अपनी धाक बैठाएगा और पूरी दुनिया इसको देखकर फॉलो करेगी। फिर छठा मुल्क जो है इस हवाले से खुद इसराइल है। ये 1948 में कायम हुआ और आज तक गैर कानूनी तौर पर कायम है। 1948 में यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनी रियासत कायम की। पहला नकबा जो है वो 1948 में हुआ जब 7 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया गया। मगरिब किनारे और गिज़ा पर कब्जा कर लिया गया। यहूदी बस्तियां गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत, मुसल्लह और सियासी जिद्दोजहद तब से आज तक जारी है। इस दौरान अरब इसराइल लड़ाइयाँ भी हुई, ईरान इसराइल लड़ाई भी हुई, यमन इसराइल लड़ाई भी हुई, लेबनान इसराइल लड़ाई भी हुई, हिजबुल्लाह इसराइल लड़ाई भी हुई, PLO इसराइल लड़ाई भी हुई, शाम इसराइल लड़ाई भी हुई। कौन सी लड़ाई नहीं हुई? पूरी दुनिया में BDS तहरीक चली। बैनुल-अक़वामी दबाव बहुत वाज़ेह हमें नज़र आ रहा है और पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी सवाए अमेरिका और भारत के कोई इसके साथ नहीं खड़ा। मुस्तक़बिल की अगर हम बात करें, अगर फ़लस्तीन की रियासत को मुकम्मल एक फ़लस्तीनी रियासत का दर्जा मिल जाता है तो इसराइल का सर्कुलर मॉडल कमज़ोर पड़ सकता है और इसकी तोसी जो है वो किसी हद तक रुक सकती है। अब आज का जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम तीसरी किस्त इससे आगे शुरू करेंगे और इसमें जो आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें कॉलोनियल सेटलिज्म का खात्मा है
उसकी हम बात करेंगे कि कब कब इनका खात्मा हुआ। वैसे हमने आपको पहले बता दिया था। फिर सेटलर कॉलोनिज्म जो ख़त्म होने की अमूमन वजूहात हैं, उसका एक खुलासा हम आपके साथ बयान करेंगे। अमेरिका और इसराइली कॉलोनियल सेटलिज्म में यकसानियत क्या है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह तीसरी किस्त में बात करते हैं। फिर दौर जदीद में जो मुमाशरत है अमेरिका और इसराइल में, इनके तर्ज अमल में, वो क्या है, और फिर पाकिस्तान इसराइल को क्यों तस्लीम नहीं कर रहा और सऊदिया क्यों इसको तस्लीम नहीं कर रहा, और अगर ये तस्लीम करेंगे तो कब करेंगे और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपनी तीसरी एपिसोड के ऊपर बात करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।